नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले पर सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार। किरेन रिजिजू ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोध प्रदर्शन पर जताई गंभीर चिंता। विपक्ष पर लगाया मैन्युफैक्चर्ड सेंस ऑफ एंगर फैलाने का आरोप। संसद को बताया लोकतंत्र में बहस का सर्वोच्च मंच। छात्रों और युवाओं के हितों के प्रति सरकार की दोहराई प्रतिबद्धता। राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स के खिलाफ भाजपा का देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस नेता के रवैये को बताया अलोकतांत्रिक और शर्मनाक। कांग्रेस पर लगाया इस्लामिक देशों की शह पर चलने का आरोप। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मॉनसून सत्र के शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित। महिला सांसदों से कथित अभद्रता दुर्व्यवहार के आरोप में मिली थी लिखित शिकायत। पीठासीन अधिकारी ने व्यवहार को बताया आपत्तिजनक। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद। सुरक्षा बलों का इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 23 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच सरकार ने सदन में साफ कर दिया कि वो सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सदन में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन विषयों पर विपक्ष ने नोटिस दिए हैं उन सभी पर चर्चा कराने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि विपक्ष जितनी देर चाहे उतनी देर चर्चा कर सकता है और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आपको बता दें गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज तीसरा दिन मॉनसून सत्र का लगातार हम देख रहे हैं, सोमवार से ही यानी पहले दिन से ही सत्र लगातार हंगामेदार रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से हमने देखा था, ये बात कही गई कि कोई भी विषय हो सरकार उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी ये बात कही, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सहयोग है उस तरीके से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा जो बात सर्वदलीय बैठक में कही गई थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन को गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और युवाओं को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता विशेषकर नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। और इस बीच राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है जो आम लोगों के हित में हमेशा फैसला करती है। हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक
और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में स्पष्ट किया कि सरकार देश हित और युवाओं के हित से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। एक दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार है। हमारा सरकार हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, हमारे छात्रों के भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी ने सरकार से युवाओं के साथ होने का पूरा भरोसा दिलाया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर मोदी सरकार ने सही कदम उठाए हैं। स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार स्टूडेंट्स के हितों को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो। 3 मई को ये परीक्षा स्केड्यूल्ड थी, ये परीक्षा हुई और 11 मई को ये बात उभर कर आई कि ये परीक्षा किसी न किसी फॉर्म में 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें ये पता चला कि परीक्षा किसी फॉर्म में शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार सरकार से 3 तरह की अपेक्षा है। पहला, कि वो बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, बच्चों की रक्षा करे। दूसरा, आरोपियों को जस्टिस तक लाने की पूरी कोशिश करें ताकि किसी भी प्रकार की कोताही वहाँ ना हो। और तीसरी बात, ऐसी गलती दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित करें। दिल्ली के संसद मार्ग इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में ड्यूटी पर तैनात संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अंकित कसाना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कांस्टेबल अंकित कसाना ने बताया कि जब पुलिस की टीम भीड़ को नियंत्रित कर रही थी तभी पास में बने एक सार्वजनिक शौचालय की छत से कुछ असामाजिक तत्वों ने टाइल्स, पत्थर और नुकीली वस्तुएं फेंकना शुरू कर दिया। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। प्रधानमंत्री आवास के करीब राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। भाजपा का देश भर में कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन जारी है। पार्टी का आरोप है कि दुर्भावनापूर्ण मंशा के साथ राहुल गांधी ने पीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस की कोशिश हुई। गंभीर खतरे में डालने की कांग्रेस की प्रवृत्ति राजनीतिक विरोधियों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने जैसी निंदनीय परंपरा को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर मंगलवार को दिए गए धरने के विरोध में भाजपा ने पटना में भी विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और राजस्थान कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर जम्मू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और कांग्रेस पार्टी के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भाजपा ने केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी की। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ कथित अभद्र व्यवहार और असंसदीय टिप्पणियों के मामले में मौजूदा मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तिनेठी ने बताया कि महिला सांसदों के खिलाफ की गई कथित असंसदीय टिप्पणियों और दुर्व्यवहार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। पीठासीन अधिकारी ने इस व्यवहार को सदन की गरिमा के प्रतिकूल और अत्यंत आपत्तिजनक बताया। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल्याण बनर्जी को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रखा। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि 25 जुलाई को राज्य विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में 2020 के अम्फान राहत वितरण और अन्य योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की जांच का उल्लेख होगा। इसके बाद अगले विधानसभा सत्र में सीजी रिपोर्ट पर चर्चा कर सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि किसी मामले में मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई अन्य जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल की सहमति ली जाएगी। इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री ने तृणमूल शासनकाल में अम्फान राहत वितरण में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर उठाया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अम्फान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,750 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अम्फान राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीएजी ने जांच की थी, लेकिन जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश करेगी ताकि अम्फान पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हो सके। और बात भारतीय रेलवे की, जहां पिछले एक दशक में दुनिया के सबसे तेज रेल विद्युतीकरण अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा किया है। रेलवे के अनुसार देश के 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, जबकि शेष नेटवर्क पर भी तेजी से काम जारी है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच 48,072 रूट किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है, जबकि 2014 से पहले करीब 60 वर्षों में केवल 21,801 रूट किलोमीटर का ही विद्युतीकरण हो पाया था। अब रेलवे की सभी नई लाइन और मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं शुरू से ही विद्युतीकरण के साथ बनाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ यानी यूआईसी की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड 100% रेल विद्युतीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 99.6% के साथ भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद चीन 82%, स्पेन 67%, जापान 64%, फ्रांस 60% और यूनाइटेड किंगडम 39% पर हैं। इस उपलब्धि के साथ भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यापक रूप से
विद्युतीकृत रेल नेटवर्क में शामिल हो गया है। रेल विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण और ऊर्जा दक्षता के रूप में सामने आया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1 टन माल को 1 किलोमीटर ले जाने पर सड़क परिवहन से 101 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जबकि रेल परिवहन से केवल 11.5 ग्राम यानी लगभग 89% कम उत्सर्जन होता है। रेलवे का कहना है कि विद्युतीकरण से डीजल पर निर्भरता कम हुई है, ट्रेनों की गति और ढुलाई क्षमता बढ़ी है तथा यात्रा समय में भी कमी आई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को एक आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आतंकी हमला अनंतनाग के कोकरानाग इलाके में हुआ। खबरों के अनुसार आतंकियों ने अचानक बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी हमले का करारा जवाब दिया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बहरहाल सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार गोलीबारी आज दोपहर करीब 12:30 बजे अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुई। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग में हुए सुरंग हादसे में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाव कर्मियों ने सुरंग के अंदर 8 और शवों का पता लगाया है, लेकिन मुश्किल हालात के कारण अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। अधिकारियों के अनुसार सुरंग के अंदर बेहद कम दृश्यता और मीथेन गैस के रिसाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस और खनन विशेषज्ञों की टीमें लगातार अभियान में जुटी हुई हैं। आज बचाव दलों ने सुरंग के अंदर भरे पानी को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि मिले 8 शव सुरंग के मुहाने से करीब 2 किलोमीटर अंदर हैं। अब तक इस हादसे में 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार सुरंग में कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी। मौके पर सिक्किम सरकार और एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारी पूरे बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज चराईदेव जिले में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया और एक रिलीफ कैंप में प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम हिमंता ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सभी 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी तक की अगर बात की जाए, 44 रेवेन्यू सर्कल के तहत आने वाले लगभग 872 गांव डूब गए हैं, जिससे करीब 5.5 लाख से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हुई है और लगभग 24,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती की ज़मीन जलमग्न हो गई है। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। दीप तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्डोवा, उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं और उत्तरी मैसेडोनिया की यात्रा का आज उनका अंतिम दिन है, जहां आज वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले वह स्कोपिये में मदर टेरेसा स्मारक पहुंची। इस दौरान उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहीं और उन्हें स्मारक का भ्रमण कराया गया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कोपिये संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा है।
Mahatma Gandhi belongs to India, but his message belongs to all humanity. His life demonstrated that truth and non-violence are not signs of weakness, but powerful instruments for securing justice, dignity, and freedom. Visitors to this museum, particularly young people, will pause for this bust and reflect on Gandhiji's message. This bust will stand as a lasting symbol of the friendship between the India and North Macedonia and of our common commitment to peace, tolerance, and humanity. I am confident that our cultural and people-to-people ties will continue to deepen in the years ahead. May this moment strengthen the bonds of understanding and cooperation among our peoples and keep alive the ideals that Mahatma Gandhi cherished. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंचों की बैठकों से इतर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा निर्धारित संबंधों के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आपको बता दें, जैसा हमने आपको बताया कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और यहाँ पर आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक से इतर थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटक्यो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने म्यांमार में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच मनीला में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक और गहन समीक्षा हुई। बातचीत के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी से जुड़े अहम मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा वैश्विक तनाव के बीच यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालातों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक में भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विस्तार से समीक्षा की। इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता फिर से जताई। यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र के हालात पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र की स्थिति और वैश्विक घटनाक्रमों पर सार्थक चर्चा हुई। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक विकास और आसियान क्षेत्र के मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि आज दोपहर मनीला में सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ अच्छी बातचीत हुई। इस क्षेत्र और वैश्विक घटनाक्रमों पर उनकी समझ और आकलन की मैं हमेशा सराहना करता हूं। और खबरें अब खेल जगत से भी। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को मात दी। आयुष शेट्टी ने ये मैच 21-17, 5-21, 21-17 से जीता। इसके साथ ही आयुष ने ऑल इंग्लैंड ओपन में पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन फरहान के खिलाफ मिली हार का बदला भी ले लिया। चाइना ओपन के पहले दौर में भारत की पीवी सिंधु का सामना भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। हाल ही में जापान ओपन जीतने वाली सिंधु अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखना चाहेंगी। जापान ओपन में सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम गंवाए बिना ये खिताब जीता था। फाइनल में उन्होंने 3 बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को हराकर लगभग 2 साल बाद BWF वर्ल्ड टूर का खिताब अपने नाम किया। तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।